तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 14 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। यहाँ पर आपको 100% रियल प्रश्न मिलने वाले हैं और पूरे डिटेल में जानकारी के साथ में मिलने वाले हैं, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम आपको पूरी फुल डिटेल में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 30 तारीख तक हम लगातार आपका इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं और इस वीडियो को दूर दूर तक हर जगह शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें भैया, जो लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हुए हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि क्या करें, एग्जाम देने तो जाना ही है, क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो उनको बता दें आप हमारी पीडीएफ मंगवा लीजिए। ठीक है, मात्र 15 रुपए में आपको पीडीएफ मिल रही है। उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद में आप आसानी के साथ में एग्जाम क्वालिफाई तो कर जाओगे। ठीक है, बहुत सा और ऐसे बच्चे भी हैं जो अच्छे नंबर भी लेकर के आए हैं, अभी आपको दिखाएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको देखो हिंदी की पेडागोजी, हिंदी की भाषा, बाल विकास पेडागोजी, बाल विकास पूरा, मैथ और मैथ की पेडागोजी, सीडीपी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ईवीएस पूरा आपको मिलेगा, सौर मंडल, स्पोर्ट्स, ओलंपिक वगैरह सब कुछ आपको एक साथ में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ कैसे मंगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको बता दें, आपको ये फोन पे नंबर दिख रहा होगा, फोन पे स्कैनर, इसको आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है। आपको व्हाट्सएप में जैसे इसको अपलोड करेंगे वैसे ही आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और उस पर आपको क्लिक करके 15 रुपए का पेमेंट करना है। 15 रुपए का जो पेमेंट करेंगे उसका आप स्क्रीनशॉट खींच करके इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देंगे, 7052547003। इस नंबर पर जैसे ही आप शेयर करेंगे, जैसे ही आपका मैसेज सीन होगा, तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप मंगवा सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। चलिए देखिए, अभी लास्ट में आपको हम स्क्रीनशॉट्स भी दिखाएँगे, जिन लोगों ने हमारे पास मैसेज किया कि सर हमने इतने दिन आपकी पीडीएफ पढ़ी, 2 से 3 दिन में हमने आराम से एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लिया। वो सारी पी हम आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाने वाले हैं, जो व्हाट्सएप पे हमारे पास आए हैं। चलिए, आप आज के जो प्रश्न हैं वो राहुल गौर जी ने भेजे हैं, नसरुल्लागंज से हैं, इनके 80 नंबर आए हैं और इन्होंने भी हमारी पीडीएफ ली थी और इन्होंने कहा सर इस पीडीएफ से बहुत मदद मिली। उसके बाद में प्रिया परमार जी, इनके 101 नंबर आए हैं, सैंकी सिंह इनके 89 नंबर हैं और सुमित गुप्ता इनके 96 नंबर हैं। इन लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भी अपने एग्जाम के जो प्रश्न है आपकी शिफ्ट के, अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर 1 घंटे के अंदर भेज सकते हैं, जिससे कि आपका नाम भी अगले दिन जो है वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कौन कौन से भेजे गए हैं उनका डिटेल में आपको हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये इन्वायरमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं, फिर आपको बाल विकास बताएंगे, मैथ बताएंगे, सब बताने वाले हैं। सबसे पहले भैया, ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है? ओजोन परत की क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत के बारे में पूरा डिटेल में हमने आपको समझाया था। जब से एनालिसिस करवा रहे हैं ओजोन परत, कम से कम 5 से 6 बार तो हम ओजोन परत पूरा करवा चुके हैं। ठीक है, आज ओजोन परत के 3 प्रश्न यहां पर देखने को मिले थे भैया, बल्ले बल्ले हो गई। जिन लोगों ने पीडीएफ ली होगी हमारी, उनके लिए तो बड़ा मतलब कह सकते हैं सुखद क्षण होगा। 3 नंबर तो उनके ये पक्के ही हो गए, क्योंकि ओजोन परत को पीडीएफ में भी हमने डिटेल से समझाया है। चलिए देख लेते हैं भैया, कौन सी गैस की वजह से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत का सबसे ज्यादा क्षरण हो रहा है। अब चलिए कुछ डिटेल में देख लेते हैं सीएफसी के बारे में, क्योंकि ये तो आगे भी पूछी जाती रही है, ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। जिस दिन ओजोन आता है उस दिन चंद्रयान नहीं आता, जिस दिन चंद्रयान आता है उस दिन ओजोन नहीं आता है। ये ट्रेंड अभी चल रहा है। देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों में कुछ ये हैं, कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम सीएफसी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम एचसीएफसी कहते हैं, हेलोन और मिथाइल ब्रोमाइड। मुख्य रूप से आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ये ऐसी गैसें हैं जो आपके ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन गैसों को ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ओडीएस का फुल फॉर्म पूछे तो भी आप बता सकते हैं, ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के अलावा जलवायु परिवर्तन में भी योगदान करती हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए थोड़ी बहुत। ये गैसें उच्च तापमान और उच्च दबाव में विकसित होती हैं। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दियों के अंत और बसंत की शुरुआत में होता है। आपको मैंने बताया था अंटार्कटिका में जो है आपके ओजोन परत पर सबसे ज्यादा छिद्र देखे गए हैं। सबसे ज्यादा कमजोर जो परत है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। नीचे से जो आपकी गर्मी है वो जाकर के ध्रुवीय क्षेत्रों में इकट्ठा होती है, जो आपकी सीएफसी है, और वहां पर सबसे ज्यादा जो है प्रभाव पड़ता है ओजोन परत पर। ठीक है, ओजोन परत आपका समताप मंडल में स्थित है, कई बार आपको बता चुके हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको हमने बताया था, ये आगे पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि ओजोन से और क्या प्रश्न बनेगा, यही बनेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन से संबंधित है। 21वीं सदी के मध्य तक ओजोन परत जो है वो ठीक हो सकती है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लागू किया गया उसके अनुसार बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
अगला प्रश्न काफ़ी अंदर से पूछा गया था, क्रिकेट के जन्मदाता कौन है? स्पोर्ट्स से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम आपको बता देते हैं, विश्व वाले भी बता देते हैं और भारत के भी बता देते हैं कि भारत में किसने क्रिकेट की शुरुआत की थी। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ग्रेस को क्रिकेट के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं। तो क्रिकेट के जनक के तौर पर अंग्रेज क्रिकेटर डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ग्रेस को जाना जाता है। उन्हें औपचारिक रूप से क्रिकेट का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में ऐसे बदलाव किए जो आज भी अहम है। क्रिकेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है। अब क्रिकेट में अगर वो घुसा है, अभी कल ही आपका सचिन तेंदुलकर के बारे में पूछा था, आज वो डीपली चला गया है, कल आपसे सहवाग या फिर कोई अन्य खिलाड़ी के बारे में पूछ सकता है। तो ये हमने अपने स्पोर्ट्स वाली पीडीएफ में पूरा करा ही रखा है, ठीक है ना? पूरा आईपीएल करा रखा है, टी20 वर्ल्ड कप करा रखा है, मेंस वर्ल्ड कप करा रखा है। तो आप पीडीएफ ले लेना, वहाँ से आप अपना जो है देख लेना। 19वीं सदी के आखिरी में खेले गए पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच के बाद क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य के साथ-साथ पूरी दुनिया में फैला। तो पहला क्रिकेट मैच कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के आखिरी में। भारत में क्रिकेट की शुरुआत 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान हुई थी। जब अंग्रेज भारत में थे, तब भारत में क्रिकेट की शुरुआत हो गई थी। लगान मूवी देखी होगी आपने, ठीक है ना? सब कुछ बयां कर देती है सब कुछ। और भारत की देख लीजिए, तो भारत में रणजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। तो याद रखना, रणजीत सिंह आगे आपसे पूछा जा सकता है। आज वर्ल्ड का पूछा है, कल भारत का पूछ लें, क्या पता, ठीक है ना? तो रणजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 2020 ओलंपिक, ओलंपिक के बारे में स्पोर्ट्स में पूरा करा रखा है हमने। वहीं से प्रश्न आया है, 2020 ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका था? ये तो कन्फर्म था कि ये प्रश्न तो आना ही आना है। तो 87.58 मीटर 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोला फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि इस बार इनको सिल्वर मिला है, लेकिन पिछली बार इन्होंने गोल्ड जीता था। तो चलिए इस बार कितना फेंका है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, तो पेरिस ओलंपिक हुआ है अब, ये हाल हाल फिलहाल में 2024 वाले में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर जो है आपका भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। यह उनका सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो है लेटेस्ट वाला भी पूछा जा सकता है आगे, ठीक है? देखिए, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा ही दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले नीरज चोपड़ा जी ने जो है राइफल शूटिंग में इन्होंने जो है एक गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? अब देखिए, नीरज चोपड़ा से अगर ये प्रश्न पूछ रहा है तो कुछ इनके अवार्ड्स वगैरह पूछ सकता है, तो उसको हम कवर कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा को मार्च 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न आगे बनेगा, ठीक है? नीरज चोपड़ा ने 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है टिक मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आपके आगे पूछे जाएंगे, ठीक है? अभी तक भारत ने विश्व एथलेटिक्स में अभी तक चैंपियनशिप में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था। पहली बार गोल्ड मेडल मिला है और नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में जिताया है, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत से अगला प्रश्न जो है, 3 प्रश्न आज ओजोन के आए हैं। देखिए, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को सोख लेती है? तो आपको कई बार बताया है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत के द्वारा सोख लिया जाता है। देख लीजिए, तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी किरण, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट किरण कहते हैं, इनको सोख लेती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी बी कौन-कौन सी है? अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी, इन दोनों किरणों को अवशोषित कर लेती है। यूवीसी किरणें मनुष्य और अन्य जीवों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। ये किरणें पूरी तरह से ओजोन परत के अंदर अवशोषित हो जाती हैं। सूर्य से ये किरणें आती हैं, ओजोन परत बीच में पड़ती है, पूरा सोख लेती है। अगर ये किरणें नीचे आ गईं, तो मनुष्य को स्किन कैंसर जैसी बीमारी देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो स्किन कैंसर किसकी वजह से हो सकता है? तो आपका पराबैंगनी किरणों की वजह से हो सकता है। अब ओजोन परत देख लीजिए, ओजोन परत से प्रश्न बन रहा है तो भाई डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले बना था ओजोन दिवस कब मनाया जाता? 16 सितंबर, बड़ा सिंपल था। फिर उसके बाद ओजोन परत के अंदर घुसता गया, कहाँ पर कितनी दूरी पर है, फिर कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, और आज पूछ लिया है कौन कौन सी गैसें प्रभावित करती हैं, ठीक है? तो देखिए, ओजोन परत 200-300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली जैविक रूप से हानिकारक किरणों को रोकती है। ओजोन परत समताप मंडल में मौजूद ओजोन अणुओं से मिलकर के बनी होती है। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसे हम O3 के रूप में जानते हैं। आगे आपसे ओजोन का सूत्र पूछ ले, एक बार पूछा भी गया अभी इसी एग्जाम में। तो ओजोन का सूत्र O3 होता है, ठीक है? समताप मंडल में पाई जाती है, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए, तीसरा क्या था ओजोन से, वो अभी किसी ने भेजा नहीं है। अगर आप लोग को आपका किसी का एग्जाम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक नमी धारण करने वाली मिट्टी है? मिट्टी के बारे में अभी कल ही हमने आपको कराया था, और ये पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा नमी धारण करने वाली कौन सी मिट्टी है। तो वो आपकी चिकनी मिट्टी हो जाएगी, ठीक है? और दूसरे नंबर पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अब ऑप्शन में आपको देखना था कि कौन कौन सी मिट्टी आपको दी गई थी। अगर चिकनी ना दे करके काली दी गई हो तो काली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण मिट्टियाँ बता देते हैं, जहाँ से एक प्रश्न आपका कन्फर्म है, बनता ही बनता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से ये ट्रेंडिंग में टॉपिक बना हुआ है। तो चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता होती है
चिकनी मिट्टी में छोटे और सघन कण होते हैं, इसलिए यह पानी को अपने अंदर समेट लेती है। इसी वजह से खेतों में फसल उगाने के लिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब नमी धारण करने वाली कुछ अन्य कौन-कौन सी मिट्टियाँ हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले है काली मिट्टी। काली मिट्टी को भी नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। यह मिट्टी लावा से बनी होती है, याद रखना, ये लावा से बनी होती मिट्टी होती है और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मालवा, इन जगह पर ये मिट्टी पाई जाती है। अभी पूछा गया था कि कपास के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है, तो वो आपकी काली मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। कौन सी मिट्टी में सूखने के बाद में दरारें पड़ जाती हैं, तो वो भी आपका काली मिट्टी हो जाएगी। सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता किसमें पाई जाती है? काली मिट्टी में पाई जाती है। ये काली मिट्टी के महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए, ठीक है। बाकी दो मिट्टी और देख लीजिए, क्योंकि आगे पीट मिट्टी से पूछा जा सकता है। तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यह काफ़ी नमी बरकरार रखती है, जो कि पीट मिट्टी हो गई आपकी। और दोमट मिट्टी देख लीजिए, दोमट मिट्टी में मध्यम आकार के कण होते हैं, इसलिए यह मध्यम मात्रा में पानी को अपने अंदर समेट लेती है। यह ढीली होती है, जिससे पौधों में ऑक्सीजन का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो ये दोमट मिट्टी के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है। अगला देखिए, बॉक्साइड किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड पाया जाता है। अपने मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए, तो भारत में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। उड़ीसा में भारत के कुल बॉक्साइट का 50% से ज़्यादा हिस्सा आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट जिले में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। बॉक्साइट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लीजिए, जो आपसे पूछा जा सकता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? कई बार व्यापम ने पूछा, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये आगे आपको मिलेगा देखने को। बॉक्साइट हल्का और बहुमुखी पदार्थ है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। हवाई जहाज के जो उद्योग के जो टूल्स होते हैं, उसको किससे बनाते हैं? तो बॉक्साइट से ही बनाते हैं। तो हवाई जहाज उद्योग हो गया, मशीन टूल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल्स और बर्तन उद्योग में बॉक्साइट का यूज किया जाता है। इनको आपको जरूर याद रखना। ये डिटेल में हम आपको इसीलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न फंसते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम भी अपना ये वन लाइनर करके आपका निकल जाएं, 10 मिनट में वीडियो खत्म करें और चलते बने। लेकिन क्योंकि हमारा डिटेल बताना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, अगला है हेपेटाइटिस बी किसकी वजह से होता है? ये आप हम अपने प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं। आपको पीडीएफ में ये सारी बीमारियां मिल जाएंगी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो आपका वायरस की वजह से होता है। मलेरिया वगैरह सब कुछ करा चुके हैं, मलेरिया, पीलिया, ये सब आपको पीडीएफ में मिलेगा। देखिए, वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी होता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस एचवीबी से संक्रमित व्यक्ति के रक्त या फिर शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से हेपेटाइटिस बी होता है। आपको हमने बताया था भाई, वायरस वाले जितने भी रोग होंगे वो जो है संक्रमण वाले रोग होते हैं। चाहे आपका जुकाम हो गया हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे वो एड्स हो, तो ये सब क्या है, संक्रमण से फैलते हैं। देखिए, तो संक्रमित व्यक्ति के रक्त या वीर के संपर्क में आने से, संक्रमित गर्भवती महिला से बच्चे के जन्म के दौरान गैर वांछित किसी उपकरणों के इस्तेमाल से, असुरक्षित यौन संबंध से ये रोग जो है एक दूसरे में हो जाता है। माता से जो है पुत्र में भी जा सकता है गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको बता दिया गया है। चलिए, ये आपका रेजर हो गया, टूथब्रश हो गया, नाखून कतरनी हो गया, शरीर के गहने हो गए, इन जो वस्तुओं को साझा करते हैं, तो इनसे जो हेपेटाइटिस बी है वो फैलता है। अगला देखिए, अगला आपका संविधान से पूछ लिया है। राजभाषा की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? सबको पता है भैया, 343(1) में राजभाषा की परिभाषा दी गई है, देख लीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। इसमें क्या कहा गया? तो संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी है। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लिपि कौन सी है? देवनागरी। भाषा कौन सी है? हिंदी है। संघ के शासकीय कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी 1 2 3 लिखा जाएगा, ठीक है ना। ना तो आपका ये 1 लिखा जाएगा, और जो हिंदी वाले नहीं लिखे जाएंगे, 1 2 3 लिखे जाएंगे, ठीक है। संविधान लागू होने के 15 सालों तक अंग्रेजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये पूछा जाएगा कि संविधान लागू होने के कितने सालों तक अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा रहा था? तो वो आपका 15 सालों तक के लिए कहा गया था। लेकिन भारतीय न्यायालयों में अभी भी अंग्रेजी चल रही है, ठीक है। चलिए, हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आज आपका समास से एक प्रश्न आया था, कल्पना का विलोम पूछा गया था, प्रत्यय से आपका एक प्रश्न था। आज बाल विकास के अच्छे प्रश्न मिल गए हैं। कारक से 2 प्रश्न था। विलोम पूछा गया था कि कल्पना का विलोम क्या होगा, और उपमा अलंकार से पूछा गया था। गद्यांश आपका 10 नंबर का आया था, ठीक है। तो गद्यांश 10 नंबर का आया था, यहीं से आपके प्रश्न बने थे। पद्यांश आपका 5 नंबर का पद्यांश था। मुहावरा पूछा गया था। लालसा का पर्यायवाची पूछा गया था, ठीक है। तो ये हिंदी के कुछ आपके रिलेटेड प्रश्न हो गए। पेडागोजी जो भी हिंदी की आ रही है वो अपने पीडीएफ से आ रही है, उससे बाहर नहीं आ रही है। आराम से पीडीएफ पढ़ करके जाइए, आप आराम से पेडागोजी हिंदी वाली आराम से कर लेंगे। चलिए, बाल विकास का देख लेते हैं। सुबह स्टेटमेंट के 3 से 4 प्रश्न आए थे। इस टाइम 2 प्रश्न स्टेटमेंट के आए हैं, जो वैज्ञानिकों के द्वारा स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। इसको भी हमने अपने बाल विकास वाली पीडीएफ में करा रखा है, आप लोग देख करके जाइएगा। प्रश्न आया था, 2 वर्ष की उम्र में बालक कितने शब्द बोलते हैं? उसके बाद में जीन पियाजे से 2 प्रश्न आज आपका पूछा गया था। बुद्धि लब्धि कितने तरह की होती है, यह आपसे पूछा गया था।
उसके बाद में सिगमंड फ्रायड से भाई साहब 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं सिगमंड फ्रायड से। अच्छे से पढ़ कर के जाइए, आपकी जो पीडीएफ बाल विकास वाली है उसमें आपको मिल जाएँगे सिगमंड फ्रायड, स्किनर, ये सब लोग वहाँ पर मिल जाएँगे, हल महोदय, ये सब मिल जाएँगे, ठीक है? तो सिगमंड फ्रायड से 3 प्रश्न बने हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा गया था। स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत जो है वो स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत पूछा गया था। 2 प्रश्न आपके अधिगम से थे। समावेशी शिक्षा से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, ये आपका पूछा गया था। व्यक्तित्व से प्रश्न थे और एक प्रश्न आपका गर्भावस्था से थोड़ा-सा घुमा करके प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? चलिए संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में आपका पैराग्राफ आ रहा है 10 नंबर का, 10 नंबर का आपका गद्य आ रहा है, 5 नंबर का श्लोक आ रहा है। उस श्लोक से आपको जो है व्याकरण के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संधि विच्छेद करने को आज एक पूछा गया था, आपका विभक्ति पूछी गई थी। कारक के प्रश्न भी पूछे गए थे। पेडागोजी आपकी पूछी गई थी। इसके बाद में धातु और लकार, ये आपके 2 से 3-3 प्रश्न धातु और लकार से पूछे जा रहे हैं। कर्मवाच और कृत प्रत्यय, कृत और तद्धित प्रत्यय लगातार अल्टरनेट आ रहा है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और आपका जो है एक प्रश्न विलोम शब्द का पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में क्या परिवर्तन है? तो मैथ में आज कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। जो सुबह वाला ट्रेंड था वही आपको आज शाम को भी सुबह वाला ट्रेंड देखने को मिला है। अनुपात से 3 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न वही योग वाले कि इनका योग मतलब इनकी आयु का योग इतना है, तो बताइए रेशियो में कैसे व्यक्त किया जाएगा, ठीक है? बाकी यूनिट डिजिट को इन्होंने पकड़ रखा है। विभाज्यता का आज फिर से आने लगा है, ठीक है? आज विभाज्यता के प्रश्न आए थे, ठीक है? 2 से 3 प्रश्न विभाज्यता के पूछे गए थे। और मैथ पेडागोजी अपने पीडीएफ से ही आ रही है। मैथ पेडागोजी आपको दे रखा है पीडीएफ में। पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे तो मैथ पेडागोजी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? और पीडीएफ के लिए भाई थोड़ा-सा इंतज़ार कर लिया कीजिए। क्या होता है एक साथ में कम से कम 20 से 30 लोग मैसेज करते हैं, ठीक है? ऐसे में क्या होता है कि एक-एक सिलेक्ट करके तब आपको पीडीएफ भेजी जाती है। तो थोड़ा-सा अगर लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से डेढ़ घंटे तक अगर आपकी पीडीएफ नहीं आ रही है, तो ऐसे में आपको एक बार और मैसेज कर लेना है, ठीक है? फिर भी नहीं आती तो सुबह-सुबह मैसेज कर लीजिएगा। रात में हम सबको पीडीएफ भेज देते हैं, जिनकी भी रह जाती है। रात को 2 बजे तक जगते हैं भाई साहब, सबको पीडीएफ भेजते हैं और एक दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 100-150 पीडीएफ शेयर करते हैं, ठीक है ना? तो वो पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? जो भी यहाँ पर पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेजेगा, सबको भेजी जाएगी। बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। उसके बाद वो ट्रायंगल से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का आपका प्रश्न, अब यहाँ पर ब्याज के प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई साधारण ब्याज यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? परसेंटेज गणित शिक्षण की अधिगम विधियाँ जो हैं ये भी आपको वहीं पीडीएफ में मिल जाएंगी, ये भी आपकी पूछी गई हैं। 2 से 3 प्रश्न आज जो है आपकी एज यानी कि आयु से रिलेटेड बन रहे हैं। उसके बाद में बॉडमास वाले आपके प्रश्न 2 से 3 प्रश्न बॉडमास के और चिन्ह परिवर्तन के सबसे ज़्यादा प्रश्न 3 से 4 प्रश्न चिन्ह परिवर्तन के बन रहे हैं, जो आपका समय कंज्यूम कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न है ये। इनको आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाकर करना है और आप चाहें तो इसको लास्ट में ही कर सकते हैं। ये आपके टाइम खाने वाले प्रश्न हैं। बाकी फ्रैक्शन का 2 प्रश्न फ्रैक्शन का आया है, गुणनखंड विधियों से प्रश्न आया है और 1 प्रश्न आपका चतुर्भुज का आया है, ठीक है? अभी मेंसुरेशन के प्रश्न इसमें नहीं आ रहे हैं, ज्योमेट्री के प्रश्न आ रहे हैं, अल्टरनेट चल रहा है, कभी ज्योमेट्री फिर कभी मेंसुरेशन, ठीक है? चलिए, अब आपको सबसे पहले देखिए वो दिखा देते हैं स्क्रीनशॉट, देखिए ये हमारे व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं स्क्रीनशॉट, देखिए। सर मेरे 93 मार्क्स आए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये हमारे पीडीएफ से ग्रुप से जुड़े हुए थे, इनको मैंने पीडीएफ शेयर किया था। इसके बाद में देखिए इन्होंने आज सुबह वाली वीडियो में ही कमेंट किया, देखिए सर मेरे 111 आए हैं, आपकी पीडीएफ ली थी मैंने, बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? इनके 111 नंबर आए हैं पीडीएफ पढ़ करके, ठीक है? देखिए यहाँ पर देखेंगे, सर मैंने भी मेरे 83 नंबर हैं, सिर्फ आपकी पीडीएफ 2 दिन पढ़ी थी बस, ठीक है? तो इनके 2 दिन पढ़ने से 83 नंबर आ गए हैं, ठीक है? तो ये सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पीडीएफ पढ़ करके आराम से क्वालीफाई कर गए हैं, भले इनने तैयारी नहीं की थी किसी कारणवश, लेकिन पीडीएफ पढ़ के आराम से इनकी नैया पार हो गई है। तो आप भी अपना पीडीएफ जो है मंगवा लीजिए। ये आपको यहाँ पर फ़ोनपे का स्कैनर दिख रहा होगा, इसी पर आपको ₹15 का पेमेंट करना है और जो पेमेंट की जो आपका स्क्रीनशॉट है उसको आपको यहाँ पर 7052547003 पर भेज देना है, ठीक है? फ़ोटो भेज दीजिए, आपको सीधे पीडीएफ मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, कितने प्रश्न आएँगे, ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से फिर आपकी जो आपका स्क्रीनशॉट है वो नीचे पहुँच जाता है, ठीक है ना? हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। सीधे फ़ोटो भेजिए, तुरंत पीडीएफ लीजिए, ठीक है? तो ये आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर और सबको पीडीएफ भेज दी जाएगी। पीडीएफ के लिए किसी को परेशान नहीं होना है, जिसका भी थोड़ा लेट आता है, तो सुबह तो हर हाल में सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? रात को 10 बजे के बाद जो है पीडीएफ भेजना बंद हो जाता है। उसके बाद में जब आपका एग्ज़ाम एनालिसिस होता है, तब भी पीडीएफ आपकी नहीं भेजी जाती, क्योंकि एग्ज़ाम एनालिसिस उस टाइम पे चल रहा होता है। हम जो है डीपी लगा देते हैं, भैया इस टाइम एग्ज़ाम एनालिसिस चल रहा है, पीडीएफ इतने बजे से शेयर की जाएगी, सब आपको डीपी पर मिल जाता है, ठीक है? तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर हम एग्ज़ाम एनालिसिस की पीडीएफ वहाँ पर डालते रहते हैं। 24 घंटे बाद ये पीडीएफ वहाँ पर पहुँचती रहती है हर शिफ्ट की, ठीक है? बाकी भैया पेपर थोड़ा-सा टफ आ रहा है, नॉर्मलाइज़ेशन में फ़ायदा मिलेगा, 3 से 4 नंबर का फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है इस शिफ्ट में। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह के एग्ज़ाम एनालिसिस में। सबको
आपको बता दीजिए कितनी अच्छे से आपका यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस कराया जा रहा है, और सबके पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जिसको भी पीडीएफ मंगाना हो वो लोग अपनी पीडीएफ यहाँ पर मंगा सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। और इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर एनालिसिस जो है समाप्त होता है। कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। और स्पोर्ट्स को अच्छे से पढ़ कर के जाना, क्योंकि स्पोर्ट्स से आप देख रहे हैं लगातार प्रश्न बन रहे हैं स्पोर्ट्स से, तो स्पोर्ट्स वाले वीडियो को अच्छे से, जो पीडीएफ हमने दे रखी है, उसको अच्छे से पढ़ कर के आपको जाना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।